वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि 50 से अधिक मौत हो गई है और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि शराब माफियाओं को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। आज जिन महिलाओं को इस बात से खुशी हुई कि शराबबंदी लागू हो गई और उनके पति अब शराब नहीं पिएंगे, उनको डबल झटका लगा है। अब वो नकली शराब पी के अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं महंगी शराब भी पी रहे हैं पहले से। सरकार के लोग ही कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं? विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि सरकार के लोग ही इस अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री का जो पैसा है वो ऑफिशियली नहीं लेकर अनऑफिशियली अपने खाते में लेते हैं और उसी हिसाब से थानों में आवंटन होता है। उसी हिसाब से एक नेक्सस बना हुआ है, कास्केडिंग इफेक्ट है, जिसमें जो नीचे से ऊपर तक एक हिसाब से काम करता है और जिसमें पूंजी सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचती है। बिहार में पुलिसिया तंत्र इतना बड़ा है कि अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्राइम रोका जा सकता है। लेकिन एक एक शराब की बोतल अगर बिहार पुलिस खोजते और उसमें अपना कमीशन खोजते फिरेगी तो बिहार में क्राइम होता रहेगा और पुलिस केवल एक बोतल 100 पर पकड़कर अपने तमगे का जो लिस्ट है उसको बढ़ाती रहेगी। ऐसा अस्पताल बनाते हैं जो कोरोना के दौरान जो मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं दे पाता है। ऐसे सड़कें बनाते हैं जो हर साल टूट जाती हैं। ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बाढ़ में हर साल पलायन करना पड़ता है, माथा पर कुत्ता बिलाई सियार लेकर घूमना पड़ता है। और ऐसे अस्पताल ऐसी कानून व्यवस्था बनाते हैं कि लोग सरेआम गोली मार देते हैं और कानूनी पचड़े में पड़कर न्याय कहीं ना कहीं पिस जाता है। अब जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, चाहे नेपाल से जुड़ा हुआ हो या यूपी से जुड़ा हुआ हो या झारखंड से जुड़ा हुआ हो, उन सब में अगर थानेदारों की आप देखिएगा नियुक्ति के लिए मुंह मांगी कीमत ली जाती है। वहाँ से शराब की टैंकरें पास होती हैं और उन टैंकरों को में से 10 टैंकर में से 2 टैंकर जब्त कर लिया जाता है। कभी इक्का दुक्का कभी कार्टून पकड़ लिया गया। बड़े ट्रक से अगर निकला है 100-200 पेटी भी अगर शराब, तो उसमें से एक पेटी पकड़कर कागज पर दिखा दिया जाता है। किसी एक को पकड़कर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है और लगभग लाखों करोड़ों का बिजनेस वो एक ट्रक से हो जाता है। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं। उम्मीद है कि आपकी दिवाली अच्छी बीती होगी और जमकर अपने पटाखे फोड़े होंगे, ये जानते हुए भी कि पटाखों से कितना नुकसान होता है, आसपास कितना धुंध हुआ है, ये सब कुछ आप अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन चलिए, आपके खुशी में खलल न पड़े इसलिए मैं उन लोगों की लिस्ट में नहीं खड़ा होना चाहता हूँ जो आपको इस खुशी से रोकेगा। छठ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगातार बिहार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। खासतौर पर सत्ता पक्ष की तरफ देखते हैं तो 2 सीटों को जीतने के बाद नीतीश कुमार फूले नहीं समा रहे हैं। उनके जितने मंत्री हैं, जितने लोगों को जिम्मेवारियां मिली थी चुनाव को लेकर, सभी खूब उत्साहित हैं। यानी बिहार में सरकार उत्सव के माहौल में है। लेकिन इस उत्सव में खलल डाल दिया है एक मामूली सी खबर ने। बहुत मामूली खबर है। बिहार में शराब पीने से लगभग 50 लोगों की मौत हुई है। आंकड़े सुनियोजित नहीं है, एक जगह नहीं लाए गए हैं, इसलिए कोई 30 कह रहा है, कोई 35 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है, कोई 47 कह रहा है। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं वो 50 हैं। विपक्ष भी 50 ही कह रहा है। इन 50 लोगों ने खुशी के मौके पर शराब पीने की कोशिश की। क्योंकि शराब बिहार में बंद है, तो अब कैसी शराब इन लोगों ने पी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगभग 1 दर्जन लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बिहार के उन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं, उन्हीं स्वास्थ्य तंत्र के ऊपर डिपेंडेंट होके जो कोरोना के दौरान आपको अपनी असलियत दिखा चुके हैं। यानी बिहार में शराबबंदी है। हम भी मानते हैं शराबबंदी है, लागू हुई थी 2016 में। नीतीश कुमार ने तय कर दिया था कि शराबबंदी लागू हो गई, तब से लागू हो गई। अब शराबबंदी सफल है कि नहीं है, इस पर अगर आप कोई टिप्पणी देते हैं तो आप एंटी स्टेट हो जाएंगे, यानी सरकार के खिलाफ हो जाएंगे और आप पर कार्रवाई भी हो सकती है शराबबंदी कानून के तहत। बहुत बार इस शराबबंदी कानून को अलग अलग लिफाफे में ढककर आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ बातों को बिल्कुल ही बदल नहीं पाई सरकार। अब ये बोलकर मैं भी सरकार से दुश्मनी मोल ले रहा हूं, मैं भी इस कानून के खिलाफ जा रहा हूं और हर वो पत्रकार जा रहा है जो नीतीश कुमार को आईना दिखा रहा है। नीतीश कुमार जी ने इन सारे मामलों पर सीधे तौर पर कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ गलत पीजिएगा तो मौत तो होगी ही ना। देखिए, कानून ने जो अधिकार दिया है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ साथ खाने का भी अधिकार है। व्यक्ति खुद से तय कर सकता है कि वो क्या खाएगा। लेकिन सरकार आपको कहती है कि आपको बीफ नहीं खाना है, सरकार कहती है आपको कि शराब नहीं पीना है, और सरकारें बहुत कुछ तय कर सकती हैं। कभी कभी मजाक में लोग बोल देते हैं
कि कितना सांस लेना चाहिए ये सरकार तय करेगी। देखिए, सांस लेना है कि नहीं सरकार तय करे ना करे, लेकिन कितना छोड़ना है ये सरकार तय कर देती है। इमिशन हो, पोल्यूशन हो, या फिर आपको हेलमेट जांच के नाम पर लोगों को जिस तरीके से पटना पुलिस प्रताड़ित करती है वो भी आपने देखा है। लेकिन बिहार में शराब फिर भी आ रही है, लगातार जांच हो रहा है, बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती हैं और सब कुछ कागजों पर ही होता है, लेकिन फिर भी बिहार में शराब आ रही है। एक आंकड़ा है कि बिहार में पटाखा जितना फोड़ा गया उतना ही शराब भी कंज्यूम किया गया दिवाली के दिन। लेकिन ये बोलकर भी मैं गलत कहीं ना कहीं साबित हो जाऊंगा, क्योंकि इसके ऑफिशियल आंकड़े किसी के पास नहीं है। ये ऑफिशियल आंकड़े ना कभी आएंगे ना कभी हम आप तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन इक्का दुक्का छोटी छोटी घटनाएं ऐसी होती रहेंगी और ये जो सच्चाई हम बता रहे हैं इसको सत्यापित करते रहेंगे। अब शराब जब बिहार में आ ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, तो ये लोग मरे कैसे, किस कारण से मरे? क्या बिहार जो दिवाली में पटाखे फूटे थे उसके धुआं सूंघ के मर गए? कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। आंकड़े क्या है बताता हूँ आपको। आज जब ये खबर आप देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आज भी 4 लोगों की मौत हो गई है। समस्तीपुर में 4 लोगों की मौत हुई है। 2 सेना के जवान थे, एक बीएसएफ का जवान था, एक सेना का जवान था। इन सभी लोगों ने शराब पी, इस बात की पुष्टि भी उनके पोस्टमार्टम के दौरान की गई है। अब तक बिहार में टोटल 50 लोगों की मौत हुई है। 20 गोपालगंज से, 17 बेतिया से और 4 लोग समस्तीपुर से मरे हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से भी कई लोगों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है। अब चूंकि आधिकारिक रूप से ये घोषणा हुई नहीं है कि कितने लोग मरे हैं, पिछली बार भी शराबबंदी में लोग शराब पीकर इस तरीके के मरे थे। इसको महुआ बोलते हैं, चुआवन बोलते हैं, वो शराब बोलते हैं जो दलित बस्तियों में बनता है, स्लम्स में बनता है, छुप छुपा कर स्पिरिट अल्कोहल मिलाकर किसी तरह से बना दिया जाता है। और चूंकि अब अंग्रेजी शराब पीने के लिए और देसी शराब बिहार में बंद है, बाहर से लाने में बहुत खर्चा लग जाता है, माल पकड़ा जाता है, उसका एक अलग ही बिजनेस है, हर कोई बेच नहीं सकता है। अलग अलग थानों में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त कर दिए गए हैं। अब ये बोल रहा हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं बुरा ही बोल रहा हूँ। और अब सरकारी तंत्र के अंदर ही अंदर एक अंडरग्राउंड लीकर सिस्टम बन गया है। अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री से मैंने नाम दिया था कुछ दिन पहले, जो कि तय करता है कि कहाँ कौन सा ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। वो खुद तय करता है कि किस एरिया में कौन से थानेदार को रहना चाहिए, किस थानेदार को कितना पैसा मिलेगा, और उसी हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बोलियां भी लगती हैं। अब जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, चाहे नेपाल से जुड़ा हुआ हो या यूपी से जुड़ा हुआ हो या झारखंड से जुड़ा हुआ हो, उन सब में अगर थानेदारों की आप देखिएगा नियुक्ति के लिए मुंह मांगी कीमत ली जाती है। वहां से शराब की टैंकरें पास होती हैं और उन टैंकरों को में से 10 टैंकर में से 2 टैंकर जब्त कर लिया जाता है। कभी इक्का दुक्का, कभी कार्टून पकड़ लिया गया। बड़े ट्रक से अगर निकला है 100-200 पेटी भी अगर शराब, तो उसमें से एक पेटी पकड़कर कागज पर दिखा दिया जाता है। किसी एक को पकड़कर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाता है और लगभग लाखों करोड़ों का बिजनेस वो एक ट्रक से हो जाता है। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी शराब तो फिर भी सुना है मैंने कि लोग मिला देते हैं, पानी वानी मिलाकर भी बेचते हैं, इधर से स्पिरिट मिला दिया वो बेच देते हैं। महंगी शराब के नाम पर सस्ती शराब को बोतल में भर कर बेच देते हैं। लेकिन मुख्य जो समस्या है वो इस अंग्रेजी शराब में नहीं है। जिन्हें पीना है वो बिहार छोड़कर बाहर जाकर भी पी रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे, चाहे नेताजी चुनाव हारस व चुनाव जीतस, बिहार के बाहर ही खुशी मनेला व दुख मनेला। और आज बिहार में अगर आप देखते हैं पलायन करने वाले की स्थिति, तो लोग पर्व त्यौहार में अक्सर अपने परिवारों के साथ बाहर छुट्टियां मनाते हैं, हॉलीडे मनाते हैं, दिख जाते हैं। अब नहीं कहूँगा कि दिल्ली की, सिंगापुर की कहा, लेकिन अक्सर ये तस्वीरें इसी तरीके से दिख जाती हैं। बच जाता है कौन बिहार में? हम और आप, जिन्हें 2 जून की रोटी कमाने के लिए भी दिन रात बिहार में ही मशक्कत करनी है। और नेताओं को देखना है, उन्हें वोट करना है। जब नेताजी का फरमान होता है कि चलिए वोट कीजिए, तो निकल कर हमें वोट करना है, चाहे कोरोना हो या बाढ़ हो या कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई समस्या हो या बिजली ही क्यों ना हो, हमें जाकर वोट देना पड़ता है। और ये सब कुछ क्यों? ताकि हम जिन्हें चुनकर भेजते हैं वो हमारे लिए नियम कानून बनाए, हमारे स्वेच्छा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे उत्थान के लिए वो कार्य करें। और वो करते क्या है? ऐसा अस्पताल बनाते हैं जो कोरोना के दौरान जो मरीज हैं उन्हें ऑक्सीजन तक नहीं दे पाता है। ऐसे सड़कें बनाते हैं जो हर साल टूट जाती हैं। ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बाढ़ में हर साल पलायन करना पड़ता है, माथा पर कुत्ता बिलाई सियार लेकर घूमना पड़ता है। और ऐसी अस्पताल, ऐसी कानून व्यवस्था बनाते हैं कि लोग सरेआम गोली मार देते हैं और कानूनी पचड़े में पड़कर न्याय कहीं ना कहीं पिस जाता है। अब कहीं ना कहीं हमने चुना है तो झेलना तो हमें पड़ेगा।
और ऐसी स्थिति में जो आज बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि नीतीश कुमार जी को अब अपने इस कानून पर बहुत भरोसा नहीं रह गया। उन्होंने कहा कि पर्व त्यौहार, यानी पर्व त्यौहार मतलब समझिए, यानी छठ के बाद ही वो इस शराबबंदी और शराबबंदी के चलते जो शराब बन रही है और जो शराब बेची जा रही है और लोग सेवन करके मर रहे हैं, इस पर समीक्षा करेंगे। ये तत्काल के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है कि 50 लोग शराब पीकर बिहार में मर गए, तब जबकि शराबबंदी बहुत बुरी तरीके से लागू की गई है और शराबबंदी पर कानून भी बहुत कड़े हैं। और एक और बात बता दें कि नीतीश कुमार के आसपास के कई लोगों पर शराबबंदी के दौरान भी आरोप लगा है। एक नीतीश कुमार के ऐसे कार्यकर्ता थे जो झारखंड और उत्तर प्रदेश से लाकर शराब बिहार में बेचा करते थे। उनको कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले, याद होगा आपको, कैसे शराब लाने के जो जुगाड़ कर रहे थे उस दौरान ही उनको छापा मारकर पकड़ा गया था और कहा गया कि बताया चला बाद में कि जदयू के नेता हैं। ऐसे ही जदयू के नेता की एक शराब की बोतल लेकर डांस करते हुए तस्वीर आपको याद होगा। हाफ पैंट में नेताजी खूब नाचत रहन कमर हिला हिला के, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे कई तस्वीरें, कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। कई नेता, ज़्यादा दूर कहाँ जाना, नीतीश कुमार जी के सबसे प्रिय एक नेताजी हैं जो रंगीन मिजाज हैं, बढ़रिया वाले, जो कि नाचते नाचते चुनाव हार गए। उनका तो कुछ दिनों पहले ही वीडियो आपने देखा था, वायरल हो रहा था, खुलेआम शराब मांग रहे थे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इन सभी चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? सरकार के लोग ही कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं? विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि सरकार के लोग ही इस अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री का जो पैसा है वो ऑफिशियली नहीं लेकर अनऑफिशियली अपने खाते में लेते हैं और उसी हिसाब से थानों में आवंटन होता है। उसी हिसाब से एक नेक्सस बना हुआ है, कास्केडिंग इफेक्ट है, जिसमें जो नीचे से ऊपर तक एक हिसाब से काम करता है और जिसमें पूंजी सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचती है। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, विपक्ष के आरोप अपनी जगह पर है। लेकिन जब नीतीश कुमार के मंत्रियों पर आरोप लगता है, राम सूरत राय आपको याद होंगे, कैसे एक उनके भाई के जो स्कूल था उसमें कैसे वो पैसा रखा गया था शराब, और उसको लेकर कितना बवाल हुआ था। तेजस्वी यादव ने खूब आरोप लगाया था, तो तेजस्वी यादव का ही शराब का बोतल लिए हुए, बियर पुराना लिए हुए फोटो वायरल कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी एक बिहार में क्राइम जरूर है शराब पीना, और ये पूरे देश में नहीं है। आप अगर दिल्ली चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, झारखंड चले जाते हैं, तो हर जगह शराब है। यानी नीतीश कुमार केवल बिहार में ही शराबबंदी लगाने को लेकर, लागू करने को लेकर, बिहार के लोगों को शराब नहीं पीने को लेकर काफ़ी एडमेंट है। तो मैं कुछ सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा कि क्या बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार जी की मंशा स्पष्ट हो पाई है? नीतीश जी चाहते क्या है बिहार में शराबबंदी लागू करके? पहला हो सकता है ऑप्शन कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार के लोग शराब न पिएं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। शराब नहीं पिएंगे तो पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, शराब नहीं पिएंगे तो कोई क्राइम नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में क्राइम हो रहा है, शराब से इसका कोई लेना देना नहीं है। बिहार में लोग बीमार पड़ रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में बीमारी ज़्यादा होती है, बिहार के पानी में भी एस्बेस्टस ज़्यादा है, कैंसर से लोग मर रहे हैं। बिहार में शराब भी लोग पी रहे हैं, ये भी आंकड़े स्पष्ट आ चुके हैं। जेलों में जो लोग बंद हैं शराब के नाम पर, पीने के नाम पर, बेचने के नाम पर, वो भी ये बात साबित करते हैं। रोज जो शराब पीते के लोग पकड़ाते हैं वो भी साबित करते हैं। शराब बेचने के जुर्म में जो लोग पकड़े जाते हैं वो भी साबित करते हैं, और जो लोग मर जाते हैं पी के वो भी साबित कर रहे हैं। तो फिर ये तो मोटिवेशन नीतीश कुमार जी का नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के पास पुलिसिया तंत्र है, खुफिया तंत्र है, वो शराब की एक एक बोतल बिहार में चाहे तो पकड़ सकते हैं। तो फिर कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या इच्छा शक्ति की कमी है, या नीतीश कुमार ने शराबबंदी केवल इसलिए लागू की थी कि अपना चेहरा चमका सके, महिलाओं के वोट को आकर्षित कर सके? आज जिन महिलाओं को इस बात से खुशी हुई कि शराबबंदी लागू हो गई और उनके पति अब शराब नहीं पिएंगे, उनको डबल झटका लगा है। अब वो नकली शराब पी के अपना स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं महंगी शराब भी पी रहे हैं पहले से। जो शराब की बोतल पहले कहा जाता था कि 1000 रुपये में आ जाती थी, उसके लिए अब 2000 देना पड़ता है। ऐसे में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जिनको दिन में एक बार शराब चाहिए ही चाहिए, जिनको बेचैनी धर लेती है शराब नहीं पीने की वजह से, उनके पास क्या ऑप्शन है? वो जो कहा जाता है महुआ, चुआवल शराब, या फिर जो नकली तरीके से, अवैध तरीके से देसी शराब बनाने की जुगाड़ की जाती है। और देखिए, ये कहने की बात नहीं है, बिहार का हर शहर, हर मोहल्ला
एक ना एक ऐसे शराब के ठेके को जानता है। सभी जानते हैं कि कहाँ मिलता है इस तरीके का देसी शराब, कहाँ बनता है, और पुलिस के संरक्षण में चीज़ें होती हैं। जब पुलिस को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि एक साथ इतने लोग अंधे हो जाते हैं शराब पीकर, जान चली जाती है, तब जाकर पुलिस को झटका लगता है, तब जाकर ये चीज़ें सार्वजनिक होने लगती हैं, और तब जाकर मीडिया का नज़र भी इस तरफ होता है, और तब जाकर नीतीश कुमार जैसे नेताजी या उनके आसपास के नेताजी लोग बयान देते हैं कि शराबबंदी तो लागू रहेगी ही, और शराब की वजह से भले ही हमें रेवेन्यू का नुकसान हो जाए, शराब की वजह से भले ही आसपास से शराब लाकर लोग बेचें, शराब की वजह से भले ही अब छोटे छोटे स्लीपर सेल्स बन जाए, और वो लोग जो कि शराब ऑफिशियली बेचा करते थे उनको नुकसान हो, और वैसे लोग जो कि शराब इधर उधर से लेकर आते हैं या नकली शराब बेचते हैं उनको मौका मिल जाए एक ऐसी इंडस्ट्री बिहार में चलाने का जिसके सारे के सारे रेवेन्यू और जिसमें एम्प्लॉयमेंट से लेकर कौन करेगा कौन नहीं करेगा और किसको। अब छोटी छोटी बात तो ये भी समझ लीजिए कि कई गली मोहल्लों में ऐसी परिस्थिति रहती है कि एक दूसरे की हत्या की नौबत आ जाती है कि शराब बेचेगा कौन, यानी टेरिटरीज बन गई हैं, शराब बेचने को लेकर एक अधिकार हो गया है, और इसे पूरी तरीके से एक बिहार में अंडरग्राउंड लिकर माफिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। अब इस पर कुछ बयानों को सुन लेते हैं। बयान बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बड़ी घटना हुई है, और आसपास के जितने भी नेताजी लोग हैं, अभी कुछ दिनों पहले तो सभी लोग मौजूद थे कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जाके वोट मांग रहा था लोग। अभी बिहार में चूँकि एक बड़ा चुनाव अभी हो ही रहा है, पंचायत चुनाव, और इस दौरान भी शराब खूब बट रही है, तो हो सकता है नेताजी लोग व्यस्त हों, इसलिए मैं उनकी बातों जो उन्होंने कही हैं आपको सुना देता हूँ। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि समीक्षा करेंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि चौकीदार और थानेदार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं, हम उनकी जिम्मेवारी को बढ़ाएंगे। अब आते हैं भाजपा की तरफ। भाजपा के जो एक नेताजी वहाँ पहुँचे, मंत्री भी हैं, जनक राम पहुँचे, उन्होंने कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि लुका छुपी करके बिहार में शराब बिक ही जा रही है। उन्होंने कहा कि लगातार पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, जिस खेल से सरकार भी अवगत है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात और कह दी कि मुझे शक है कि इसमें एक साजिश है, यानी कहीं ना कहीं अगर इसको अपने तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँ तो उनको लगता है कि विपक्ष या कोई ऐसी साजिश है, साजिश करता इसके पीछे है जो कि सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए ये भी बात हो सकती है। एक और नेताजी हैं मिथिलेश तिवारी, ये भाजपा के नेता हैं, विधायक थे कुछ दिनों पहले तक, पार्टी में बड़ा पद रखते हैं, लेकिन चुनाव हार गए थे और नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते आए हैं बीच बीच में। इन्होंने जो बोला है वो सुनिएगा। गलती सरकार की है, तंत्र में खामी है, इच्छा शक्ति की कमी है हमें, छोटे लोगों को हम पकड़ते हैं, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है, जो नेता शराब पीकर पकड़ा जाता है वो सदन में भी चला जाता है। ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं, ये भाजपा के विधायक बोल रहे हैं, ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं सरकार में, और वो कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले मांझी जी ने भी शराब को लेकर यही बात कही थी, मुकेश सहनी ने शराबबंदी को फिर से एक बार सोचने की बात कही थी, लालू यादव ने भी इसको लेकर बयान दिया था कि शराबबंदी ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई क्या खाता है क्या पीता है इसको लेकर सरकार नियम कानून नहीं बना सकती है, और वो कभी भी इम्पोज नहीं किया सकता है। बिहार में पुलिसिया तंत्र इतना बड़ा है कि अगर सही ढंग से उसका इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्राइम रोका जा सकता है, लेकिन एक एक शराब की बोतल अगर बिहार पुलिस खोजते और उसमें अपना कमीशन खोजते फिरेगी तो बिहार में क्राइम होता रहेगा, और पुलिस केवल एक बोतल 100 पर पकड़कर अपने तमगे का जो लिस्ट है उसको बढ़ाती रहेगी। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को आपने देखा था किस तरीके से शराबबंदी को लेकर पूरे बिहार में घूमे थे, शराबबंदी को सिर पर रख लिया था और अपने जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सब पर दबाव बनाया था कि वो शराब नहीं पिए, फिर भी लोगों ने शराब पी। और जब रामकृपाल यादव ने एक मंच से उन्हें चैलेंज कर दिया कि हाँ शराब बिकती है, मेरे क्षेत्र में भी बिकती है, तो वो बहुत बुरा मान गए थे। आज भले ही अवसान में है, कहीं राजनीतिक रूप से सक्रिय होने की कोशिश करने के बाद नीतीश कुमार ने जो झटका दिया, आज कहीं दूर पड़े हुए हैं, और ये बार बार कहते हैं कि शराबबंदी इच्छा शक्ति से ही लागू हो सकता है, लोग तय कर सकते हैं, सरकार तय करके नहीं कर सकती है। गुजरात में, अमेरिका में कई जगहों पर शराबबंदी लागू की गई, लेकिन फिर भी शराब मिलती है। ड्रग्स का मामला आपको याद है कैसे मुंबई में एक बड़े फिल्म स्टार के बेटे को पकड़ लिया जाता है और ड्रग्स का लिंक पूरा नेक्सस खुल जाता है, और जितने भी बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस हैं उनके बच्चों को लपेटने की कोशिश की जाती है। सभी ने ड्रग्स किया है और ड्रग्स हो रहा है। इसी तरीके से बिहार में शराबबंदी की पोल हर दिन खुलती है,
लेकिन रफू करने वाले लोग रफू कर देते हैं। एक और बयान आपको सुना देता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। हम की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव पर इन्हें शक है। इन्हें शक है कि विपक्ष चुनाव हारी है तो सरकार का इस्तकबाल हिलाने के लिए, सरकार पर लांछन लगाने के लिए, कालिक पोतने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि 50 से अधिक मौत हो गई है और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि शराब माफियाओं को नीतीश कुमार का संरक्षण प्राप्त है। इससे पहले लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने आरसीपी टैक्स को लेकर भी चर्चा की थी। अब एक और भाजपा नेता के मैं बयान आपको सुना ही देता हूं। ये वो नेताजी हैं जो नीतीश कुमार के प्रताड़ित हैं। क्यों प्रताड़ित हैं ये भी जान लीजिए। क्योंकि नीतीश कुमार, एक समय था बिहार में जब शराबबंदी नहीं लागू थी, उस वक्त टुन्ना पांडे जी शराब के कारोबारी ही थे। शराब का बिजनेस था उनका, ठेके थे उनके या बिजनेस शराब का करते थे, ऑफिशियली करते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक दिन डिसीजन ले लिया, इनकी सारे बिजनेस को चौपट इन्हें बंद करना पड़ा। और ऐसी स्थिति में टुन्ना पांडे ने बार बार शराबबंदी को लेकर कई बातें कही हैं। एक बार फिर उन्होंने फेसबुक का रुख किया और क्या कुछ कहा सुन लीजिए। शराबबंदी केवल नाम की लगती है। सब लोग जानते हैं कि एक फ़ोन कीजिएगा और जो ब्रांड चाहिएगा मिल जाएगा। कानून का स्वागत है, लेकिन खोखले कानून का क्या किया जाए। नीतीश कुमार को फिर एक चाहे बागी ही क्यों ना भाजपा के, लेकिन इन्होंने आईना दिखा दिया है। नीतीश कुमार इन आईनों में अपनी तस्वीर देखकर इतना डर जा रहे हैं कि समीक्षा भी करेंगे। जानते हैं कब? जब छठ में भी कुछ लोग मर जाए शराब पी के, तब। इन सारे आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करने का कुछ कारण था। कारण ये था कि शराब तो बिहार में मिल ही रही है, आप भी पी रहे हैं, और इस शराब को पीने के दौरान आपको गर्व भी महसूस होता होगा, क्योंकि जो शराब 400-500 रुपये में बिहार में मिलती थी, 1000 रुपये में मिलती थी, वो 3000-4000 का आप पी रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर आपको कहना चाहूँगा, ये जितने लोग भी शराब पीकर मरे हैं, ये भी आप ही की तरह प्राउड हुआ करते होंगे। इन्हें भी लगता होगा कि बंदी के बावजूद शराब घर में आ जा रही है और पी लेता हूँ। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे ये बताने का कारण नराना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि सरकार चाह कर भी आपको, जब कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से नहीं बचा पाई, तो वो नकली शराब पी लेने से आपको बचाएगी नहीं, बल्कि उल्टा आप पर केस ला देगी, आपको जिम्मेवार ठहराएगी कि शराबबंदी हमने लागू की और आपकी गलती है कि आपने जहरीली शराब या कोई भी शराब आपने पी ली। तो अपना ख्याल खुद रखिए। जहाँ तक भाजपा नेताओं की बात है और एनडीए की बात है, एक बात जान लीजिए, आज फिर नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी और उनके लठैत कहे जाने वाले ललन सिंह ने कह दिया कि शराबबंदी पर कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। नीतीश कुमार जी ने लागू किया है तो उनके लोग तो इसको हमेशा पैरोकारी करेंगे ही। लेकिन जहाँ तक बात है बाकी एनडीए के दलों की, तो सभी दलों ने कभी ना कभी ये बात स्पष्ट कर दी है कि शराबबंदी कानून जो है बिहार में, उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार एनडीए में फिर से अकेले हो गए हैं। जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने उन पर हमला किया है और उनको कॉर्नर कर दिया है, आने वाले समय में उनके साथ खड़े होने वाला एनडीए में इस मुद्दे पर शराबबंदी के कोई नहीं है। देखते हैं कितने दिन तक नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों के बीच इसी तरह से सरकार चलाने को लेकर सामंजस्य बैठा रहेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश कुमार को जवाब देना है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा के खिलाफ उन्हें खड़ा होना है। नज़र हमारी लगातार उन सब पर बनी हुई है। आपकी नज़र पंचनामा पर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।